बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां पर आज पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को अंतिम विदाई दी जाएगी। कल उनका निधन हो गया था और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह सागौन बंगला रायपुर से उनका पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है और अब बिलासपुर पहुंच रहा है। सुबह करीब 11 बजे बताया जा रहा है कि बिलासपुर के मरवाही सदन उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा, यानी कि अब से 1 घंटे बाद कोटा रतनपुर केंद्र मार्ग से होते हुए उनके गृहग्राम जोगीसार से गौरेला के पैतृक निवास उनका पार्थिव देह ले जाया जाएगा। मरवाही विधानसभा क्षेत्र के सेनेटोरियम में उनका अंतिम संस्कार होगा। तो अब अंतिम सफर पर अजीत जोगी और आज कई दिग्गज नेता उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचेंगे। चलिए सीधे हम रायपुर का रुख कर रहे हैं। मोहन हमारे साथ जुड़ गए। मोहन, पार्थिव देह जो है वो यहाँ से रवाना होकर बिलासपुर के लिए जाने वाला था, क्या अपडेट है? वहां से रवाना कर दिया गया है पार्थिव देह? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो पूरी की गई हैं। छत्तीसगढ़ के जो बिशप है वो यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद अंतिम दर्शनों का जो सिलसिला है वो जारी है। तो उस वजह से 1 घंटे का डिले हुआ है। अब कुछ देर बाद यहाँ से अजीत जोगी का पार्थिव देह जो है वो रवाना होगा। लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। कल भी हमने देखा कि कल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाकी जो प्रमुख छत्तीसगढ़ और देश के नेता हैं उनका जो संदेश है वो आया था और इसी क्रम में अभी भी कई बड़े नेता यहाँ जो है वो पहुँच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर अजीत जोगी के राजनीतिक सलाहकार और उनके साथी परेश बागबारा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बागबारा जी, बताइए, जोगी जी का जो ये राजनीतिक सफ़र था, जीवन का जो सफ़र था, वो कई लोगों के लिए प्रेरणादायक भी रहा। क्या मानते हैं, ऐसी क्या शख्सियत में खासियत थी जिसकी वजह से वो इतने लोकप्रिय रहे कि आज उनको हर कोई याद कर रहा है? देखिए, जोगी साहब विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। एक गरीब गांव में, एक गरीब परिवार में पैदा होकर के जिन ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है, वो ऊंचाई मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ऐसे कम लोग देखने को मिलेंगे। और जो उनका पूरा जीवन अगर यात्रा अपन देखते हैं तो यात्रा सफलता और संघर्ष के बीच की यात्रा रही है। और मैंने उनको पाया है कि जब वो संघर्ष की स्थिति में आते थे तो और ज़्यादा फाइटर हो जाते थे और हर चीज़ को ज़्यादा मेहनत करके अपने तरफ मोड़ने की कोशिश करते थे और अपने माध्यम से आम जन तक उसका फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते थे। उनकी लड़ाई थी कि समाज में समानता पैदा किया जाए। ऐसे लोग जो अवसरों से चूक गए हैं, ऐसे लोग जो वंचित हैं, ऐसे लोगों को न्याय दिलाया जाए। और वो लगातार इस लड़ाई में लड़ते रहते थे। और जो लोकतंत्र के अंतर्गत, जो एक लोकतांत्रिक सिस्टम के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे वो बजट एलोकेशन की हों, बाकी बातें हों, उनको इस तरीके से उसका वो रचना करते थे ताकि उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके और उसको इम्प्लीमेंट करके वहां तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करते थे। इस कारण से लगातार उनका एक जन दरबार भी चलता था। वो लगातार 3-4 घंटे रोज कोई भी आदमी कहीं से भी आए वो उनसे मिलते थे और उसकी बात पूरी तरीके से सुनते थे। और उससे संबंधित जो व्यक्ति रहता था, जो अधिकारी रहता था, जो मिनिस्टर रहता था, उनसे वो तुरंत बातचीत करके उसका निदान करने की कोशिश करते। आपसे जुड़ी हुई कोई बात याद आती हो जो कि आपको प्रेरणा देती हो? जी, मेरे को एक तो जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय वो एक जन दरबार लगाया करते थे। रात के 2-2 बजे तक जन दरबार चलता था। और उस समय मुझे याद है कि एक किसी गांव का जो एक 2-3 किसान वहां पर आए थे, उन्होंने कहा कि साहब, पिछले 1 महीना से हमार गांव में बिजली नहीं जलत, ओकर कारण हमार फसल मरत। तो साहब ने उसी समय, जो उस समय तिवारी जी थे, चेयरमैन थे बोर्ड के, बिजली विभाग के, उनको उन्होंने फ़ोन किया। तो वहाँ पर उनके सर्वेंट ने फ़ोन उठाया रात को, तो बोले, मैं अजीत जोगी बोल रहा हूँ, तिवारी जी से बात कराइए आप। तो बोले, वो साहब वो तो सो रहे हैं। तो वो फिर वो बोले, मैं बोल रहा हूँ, उठाओ उनको। तो उठे
उनको बोले कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जग रहा है और तुम सो रहे हो। जब तक मुख्यमंत्री जग रहा है कोई अधिकारी यहाँ सोएगा नहीं, और कल शाम तक वहाँ पर बिजली आनी चाहिए और मुझे खबर करना। इस प्रकार का उनका जो एक प्रेम भाव था लोगों के प्रति, ग्रामीण क्षेत्र के प्रति, वो हर चीज़ को तुरंत किसी को मुहैया कराना चाहते थे। उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया। पहले बसों की हालत देखिए, सरकारी बसें चलती थी, गांव-गांव में बसें नहीं जाती थी। उसका राष्ट्रीयकरण खत्म करके प्राइवेट बसें चालू की। गांव-गांव में लोग बसों में जाने लगे। पहले खटारी बस में बैठते थे, आधे रास्ते में बस रुक जाता था। पहले बिजली कितनी जाती थी, उन्होंने बोर्ड को अलग किया। बोर्ड को अलग करके पूरे छत्तीसगढ़ में पहले बिजली दिया। और यहाँ पर जितने उद्योग धंधे बंद थे, चाहे वो स्टील के थे, चाहे वो राइस मिल थे, सबको पुनर्जीवित किया उन्होंने। हर जो चिमनियाँ बंद हो गई थी, उन चिमनियों से धुआं निकलने लगा, लोगों को रोजगार मिलने लगा। कितनी सारी शिक्षा की उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली। आज जितनी भी यहाँ यूनिवर्सिटी दिख रही है, सब सारी यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने अपने कार्यकाल में शुरू करवाया था। और वो ये जानते थे कि उस समय तत्कालिक जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ये बहुत मानवतावादी व्यक्ति हैं और बहुत उदार हृदय के व्यक्ति हैं, क्योंकि दिल्ली में रहते रहते उन्होंने देखा था। तो उसका भी उन्होंने पूरा जो है प्रशासनिक तरीके से और एक संबंध बना करके छत्तीसगढ़ को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। जो धान खरीदी का काम यहाँ पर शुरू करवाया उन्होंने सोसाइटी के माध्यम से। देखिए, ये खुद यहाँ पर लोग बताते हुए कि किस तरह से अजीत जोगी ने जन सेवा को हमेशा प्रायोरिटी पर रखा, हमेशा हर वर्ग की मदद के लिए वो तत्पर नजर आए और त्वरित हर चीज़ का सॉल्यूशन निकले, इसको लेकर उन्होंने हमेशा से फोकस किया, जोर दिया ताकि लोगों तक सेवाएं पहुंच सके, उन्हें सुविधा हो। और देखिए, इस संकट की घड़ी में इस वक्त पूरा छत्तीसगढ़ शोक में डूबा हुआ है और अमित जोगी जो हैं उन्होंने अपने पिता की अंत्येष्टि में आने वाले लोगों से अनुरोध किया है। उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो कोरोना महामारी के बीच में उन नियमों का पालन भी करें। उनकी तरफ से ये अपील की गई है कि अंतिम यात्रा में जो भी लोग आएँ वो सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन का पालन ज़रूर करें, सबसे अनुरोध है, ये उन्होंने लिखा है अपने इस ट्वीट में। तो ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए ही अंतिम दर्शन के लिए अजीत जोगी के इस अंतिम यात्रा में शामिल हों। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।